आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र के भौतिक विभाग टॉपिक में पिछले दिनों हम लोग अध्ययन कर रहे थे और पिछले दिनों हम लोगों ने दो भौतिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। वो भौतिक प्रदेश थे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और दूसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इन दोनों भौतिक प्रदेशों के बारे में हमारे सभी विद्यार्थी अच्छे से जान गए होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब हम लोग तीसरे भौतिक प्रदेश सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखिए, इस प्रदेश के बारे में अध्ययन करने से पूर्व थोड़ा ये जान लिया जाए कि पूर्व में मैंने जिस समय भौतिक प्रदेश के बारे में बता रहा था तो आपको ध्यान होगा कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के मध्य का भूभाग या भौतिक भाग सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जानते हैं। और यह भी जानते हैं हम लोग कि विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला यह भूभाग भारत के लगभग 40% जनसंख्या को अपने क्षेत्र में रखती है। तात्पर्य यह है कि भारत की 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवासित है। तो हम यह समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि यह भौतिक प्रदेश अध्ययन के दृष्टिकोण से कितना आवश्यक है। हिमालय के दक्षिण में अधिकांश उत्तरी भारत पर पूर्व से पश्चिम लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई तथा 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की चौड़ाई में यह क्षेत्र धनुषाकार मैदान के रूप में विस्तृत है। देखिए, लंबाई की बात करें तो 3200 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है। मतलब यह है कि एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में इसका लंबाई फैला हुआ है पूर्व से पश्चिम की ओर। चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर के मध्य एक धनुष के आकार की आकृति। धनुष की आकार इसलिए कि आपको ध्यान होगा इस भौतिक प्रदेश के उत्तर में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है और हिमालय का पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम की ओर अगर देखें हम लोग तो पश्चिम की ओर हिमालय का विस्तार दक्षिण पश्चिम की ओर है और पूर्व की ओर उत्तर पूर्व की ओर है। इस कारण से यह भूभाग कहीं न कहीं इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के मध्य एक धनुषाकार आकृति है। क्योंकि उत्तर में देखें, इस भौतिक प्रदेश के उत्तर में देखें तो यह भौतिक प्रदेश कहीं न कहीं हिमालय के पर्वतीय भाग के मध्य फंसा हुआ है और अगर हिमालय का पर्वतीय भाग सिर्फ पूर्व से पश्चिम की ओर होता तो शायद यह प्रदेश धनुषाकार आकृति में न होकर एक रैखिक आकृति में होता। ऐसे ही दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में जहां पे अरावली पर्वतीय भाग है वह भाग थोड़ा उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है मैदान की तरफ। इस कारण से भी इस मैदानी भाग का विस्तार धनुष की आकृति में हुआ है। और हम लोग यह जानते हैं कि विश्व का सर्वाधिक घना बसा क्षेत्र है वेस्ट बंगाल। और अगर हम लोग राजनीतिक सीमाओं को न माने तो बांग्लादेश, असम घाटी, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कहीं कहीं 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है।
तो आप लोग सोच सकते हैं कि यह प्रदेश कितना घना बसा है। और घना बसा होने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ अट्रैक्टिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे ये, जब तक इस क्षेत्र के निवासियों की उदर पूर्ति की व्यवस्था इस भौतिक प्रदेश में नहीं होगी, तब तक वहाँ पर निवासित लोगों को अट्रैक्शन का, कोई आकर्षण का केंद्र नहीं मिलेगा, आकर्षण का कारक नहीं मिलेगा। इस कारक की पूर्ति यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टियों में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ की मृदा बहुत ही उपजाऊपन लिए हुए है। यह उपजाऊपन इसलिए है कि यह भाग, यह संपूर्ण क्षेत्र कांप के निक्षेप से निर्मित मैदान है। तो कांपीय मिट्टी, जैसा हम जानते हैं, कृषि कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कांपीय क्षेत्र में कृषि कार्य आसानी से, सुगमतापूर्वक एवं प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है, वो भी अन्य भूभागों की तुलना में यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में, इन भागों में वर्षा की मात्रा भी मध्यम है। ये बात अलग है कि जैसे जैसे हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी, या ये कहें पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे, वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। तो इन संपूर्ण क्षेत्रों में, जिनका भी नाम लिया गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक या बांग्लादेश तक, यहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त है, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि भी है, उपयुक्त मृदा भी है, साथ ही साथ यहाँ की जलवायु भी मानव के लिए बहुत ही अनुकूल है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या घनत्व एवं जनसंख्या का वितरण अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। साथ ही इसका ढाल एवं उच्चावच बहुत ही कम है। इस क्षेत्र में उच्चावच लगभग नगण्य है, और ढाल भी देखा जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, क्योंकि जो भी नदियां हिमालय पर्वतीय प्रदेश से निकलती हैं, वो सब ढाल का अनुसरण करते हुए अपने जल को गंगा या गंगा की सहायक नदियों में प्रवाहित करती हैं, और ये इन नदियों का जल गंगा लेकर बंगाल की खाड़ी में समाहित कर देती है। तो इनका ढाल सामान्य तौर से पश्चिम से पूर्व की ओर है, और गंगा के मैदान का औसत ढाल 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर से भी कम है। तात्पर्य आप ये देखेंगे कि निम्न भाग और उच्च भाग के मध्य का ऊंचाई का अंतर केवल 100 मीटर से लेकर 200 मीटर या 300 मीटर तक ही देखने को मिलेगा, निम्न भाग और उच्च भाग, क्योंकि वैसे भी मैदान वही होते हैं जहाँ उच्चावच बिल्कुल नगण्य होता है, ढाल कम होता है। तो ये समस्त विशेषताएं इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। गंगा डेल्टा से तराई तक औसत ऊंचाई 200 मीटर मात्र है, जैसा मैंने अभी पूर्व में कहा, जस्ट अभी कुछ देर पहले कहा कि निम्न भाग, इस प्रदेश के निम्न भाग और इस प्रदेश के सबसे ऊंचे भाग के मध्य का अंतर केवल 200 मीटर तक है। इस मैदान में कांप के निक्षेप 3000 मीटर से भी गहरे। यहाँ पर कांप का निक्षेप मैदानी भाग में काफी गहराई तक हुआ है, जो कि 3000 मीटर तक गहरे कांप पाए जाते हैं। निश्चित तौर पे जहाँ इतने अधिक गहराई में कांप पाए जाएंगे, या जो क्षेत्र कांप से निर्मित है, वह क्षेत्र
कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयुक्त एवं अनुकूल होगा। अब अगर हम लोग मैदान के विस्तार की बात करें तो इस मैदान का विस्तार सिंध, वर्तमान पाकिस्तान के अधिकांश भाग, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तथा असम के आधे भाग पर है। अगर इस मैदान में विस्तृत राजनीतिक इकाइयों की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान का भी कुछ भाग और बांग्लादेश का अधिकांश भाग भी इस मैदानी क्षेत्र में विस्तृत है। देखिए, इस मैदानी भूभाग का नाम सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान भी कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि इस मैदान का निर्माण सतलज एवं उसकी सहायक नदियां, गंगा एवं उनकी सहायक नदियां तथा ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियां के द्वारा लाए गए कांप के निक्षेप से निर्मित है। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा आसाम के आधे से अधिक भाग पर यह क्षेत्र विस्तृत है। आज का समय यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस ई लेक्चर को सुना। सभी का आभार और सभी का धन्यवाद। अगले कालांश पे हम लोग इससे आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।